नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट संदीप पाल और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पाल की लीगल हेल्प में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ उत्तराखंड एपीओ के एग्ज़ाम के बारे में। उत्तराखंड एपीओ का जो एग्ज़ाम है वो टेंटेटिव डेट है 21 नवंबर 2021। इसमें जो टॉपिक वाइज प्री एग्ज़ाम के लिए पेपर सेट किया गया है, हम उन टॉपिक्स के बारे में एक क्रैश कोर्स की तरह वीडियोस बनाएंगे। हर वीडियोस में हम कवर करने को कोशिश करेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड सेक्शंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ताकि जो हमारी तैयारी है एक समय में पूरी हो जाए और जिससे आप मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें अपने एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों, जो चैप्टर 4 है जनरल एक्सेप्शंस। जनरल एक्सेप्शंस मीन्स साधारण अपवाद। टोटल सेक्शंस हैं 76 to 106, टोटल 30 सेक्शंस हैं। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो हम बात करेंगे सेक्शन 76 से लेके सेक्शन 95 तक। 76 जो हमारा सेक्शन है, मैं दोस्तों जो बेरेक्ट में लिखा है वो तो आप पढ़ ही लें, लेकिन मैं जो आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ वो एक इजी लैंग्वेज में, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो मैं सिर्फ उन कीवर्ड्स का यूज़ करूँगा जिन कीवर्ड्स को आप अगर अपने दिमाग में सेट कर लेंगे तो एग्ज़ाम में जैसे क्वेश्चन आएगा आप उसको कर पाएंगे। तो इस जो सेक्शन 76 है, इसके लिए कीवर्ड है बाउंड बाय लॉ, मीन्स लॉ द्वारा, कानून द्वारा आबद्ध होना। इस सेक्शन के दो जो इलस्ट्रेशन हैं वो है सोल्जर वाला एंड ऑफिसर ऑफ कोर्ट वाला। सोल्जर वाला ऐसे है कि अगर एक सुपीरियर ऑफिसर, एक अधिकारी अपने सिपाही को आदेश देता है किसी पर गोली चलाने का, तो सिपाही उस गोली को चलाता है, तो वो बाउंड बाय लॉ है। जैसे आर्मी में, जैसे पुलिस में, ऐसे ही जब कोर्ट किसी को ऑर्डर देता है, कोई आदेश देता है, कोई जजमेंट देता है, उस जजमेंट में वो कहता है कि आप उस व्यक्ति को मेरे सामने पकड़ के लाएं, तो वो भी बाउंड बाय लॉ है। आपके पास ऑप्शंस नहीं है, आपको वो मतलब जो आदेश है वो पूरा करना पड़ेगा। तो 76 हो गया आपका बाउंड बाय लॉ, आबद्ध होना। ठीक, दोनों से जो इलस्ट्रेशन है इसके, अक्सर इलस्ट्रेशन से ही सवाल आ जाते हैं, तो आप इसको दिमाग में रखेंगे। दूसरा सेक्शन हम 77 78 की बाद में बात करेंगे। हम बात करेंगे सेक्शन 79 की, मीन जस्टिफाइड बाय लॉ। इस सेक्शन को भी अगर आप इसके इलस्ट्रेशन से समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे 79 का इलस्ट्रेशन है, ए बी को मारते हुए देखता है। ठीक, बी और सी आपस में लड़ रहे होते हैं। ए देखता है कि बी सी को मार रहा है। ए बी को पकड़ के ले जाता है थाने में ले जाके वो बी को पुलिस अधिकारी के सुपुर्द कर देता है और कहता है साहब ये जो बी है ये सी को मार रहा था। बट बाद में आपको पता चलता है, जब पूरी कहानी पता चलती है, तो उसमें यह था कि बी तो प्राइवेट डिफेंस में काम कर रहा था, आत्मरक्षा में। मतलब सी उसे पहले मार रहा था, बी अपना बचाव कर रहा था, उससे बचने के लिए उसको मार रहा था। इसलिए बी ने सी पे हमला किया, बट जैसे ही वो हमला कर रहा था आपने देखा, आपको लगा कि नहीं यार बी सी को मार रहा है, तो आपने बी को पकड़ के पुलिस के पास ले गए। तो आप अपने दिमाग में जस्टिफाइड है, आपके दिमाग में जस्टिफिकेशन है कि मैंने सही किया। भाई वो बी कानून अपने हाथ में ले रहा था सी को मारने के लिए, तो जो जस्टिफिकेशन आपको लगा आपके माइंड में, नहीं यार कानून आपको ये पावर देता है कि अगर आप कहीं अन्याय अत्याचार होते हुए देखते हैं किसी आदमी के साथ, तो आप उसको जाके रोक सकते हो और उसको पर्टिकुलर जो भी संस्था है, चाहे वो पुलिस स्टेशन हो या फिर कोई और जगह हो, वहाँ आप उसको ले जा सकते हैं पकड़ के। साहब देखिए ये आदमी कानून अपने हाथ में ले रहा था, मैंने इसको पकड़ के आपके सुपुर्द कर देता हूँ। तो ये हो गया जस्टिफाइड बाय लॉ। 76 79 दोनों आपकी समझ में आ गए होंगे। बेयर एक्ट आप अपने पास रखिएगा, एक बार बेयर एक्ट की लैंग्वेज को समझिए। हिंदी भाषा में मैंने शुद्ध आपको समझा दिया है, तो वो आप अपने दिमाग में रख सकते हैं। 77 और 78 को हम एक साथ पढ़ेंगे। सेक्शन 78 जजेस के लिए है। जजेस के लिए क्या है कि जज जब कोई ऑर्डर देते हैं, आप इसे सीधे से भाषा में समझिए, जज कोई ऑर्डर देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ट्रायल कोर्ट से ऑर्डर होता है, उसमें कोई कन्विक्ट हो जाता है, बट हाई कोर्ट से वो एक्विटल हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि वही सेम व्यक्ति जज के अगेंस्ट कोर्ट में आ सकता है और आके ये कहे कि नहीं साहब
इन्होंने मेरे साथ गलत किया, इन्होंने मुझे सज़ा बोल दी जबकि मैं तो निर्दोष था। तो 77 की इम्यूनिटी है जजेस के पास। 78 ऑर्डर ऑफ कोर्ट, ये अगर हम आसान भाषा में समझें तो ये जल्लादों के लिए है, ये पुलिस ऑफिसर्स के लिए और भी कई लोगों के लिए है कि भाई जैसे ही 78 में मान लीजिए किसी कोर्ट के ऑर्डर में है कि हमें ऐसे व्यक्ति को फांसी चढ़ाना है, तो जल्लाद उस ऑर्डर को मानेगा और उस ऑर्डर को मान के उस आदमी को फांसी पे चढ़ा देगा। तो क्या जल्लाद दोषी है? नहीं, जल्लाद दोषी नहीं है, उसके पास प्रोटेक्शन है सेक्शन 78 का। अब आता है सेक्शन 80 एक्सीडेंट। ये कीवर्ड्स हैं, मैं पूरा सेक्शन नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि पूरा सेक्शन मुझे नहीं लगता पढ़ने की ज़रूरत है, वो बेयर एक्ट में है, आप पढ़ लीजिए। मैं आपको उस आसान भाषा में समझाऊंगा जो बिल्कुल लेमैन की भाषा है, आप समझ सकें उसको। एक्सीडेंट का जो इलस्ट्रेशन है सेक्शन 80 का, कि एक व्यक्ति कुल्हाड़ी से पेड़ काट रहा था, उसने अपने स्तर पर पूरी सावधानी रखी थी, कुल्हाड़ी वगैरह ठीक थी, सब ओके था, ठीक से काट रहा था। अचानक कुल्हाड़ी का जो फलक है, जो लोहे वाला हिस्सा है, वो निकल के किसी आदमी को लग जाता है, तो क्या वो आदमी दोषी है? नहीं। एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट। अब इसमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि वो फलक अगर किसी बड़े आदमी को लगता है तो ठीक, कोई बात नहीं है, आपके पास प्रोटेक्शन है सेक्शन 80 का। लेकिन अगर वही फलक सिचुएशन बदले थोड़ी सी, आप समझें कि उस जगह खेल रहे हो बहुत सारे बच्चे और आप गए साहब कुल्हाड़ी लेके उस जगह आपने पेड़ काटना चालू कर दिया, उस केस में अगर वो फलक किसी बच्चे को लग जाता है तो उस कंडीशन में आप दोषी होंगे। यही सवाल आयोग ने कई बार पूछा है और अक्सर लोग गलती कर देते हैं, क्योंकि बच्चे के केस में आपको ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है। बच्चे के केस में ऐसा नहीं है कि आप उसी तरीके से चलेंगे जैसे बड़े हैं। भाई बड़े क्या होते हैं, वो अटेंटिव होते हैं, वो समझ जाते हैं कि चलो यार ये यहाँ पे लकड़ी काट रहा है, कुल्हाड़ी से थोड़ा सा हट जाओ। बट बच्चे क्या होते हैं, वो अपने खेल में होते हैं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। बच्चों को आपको प्रॉपर वार्निंग देनी पड़ेगी, बोले बेटा मैं यहाँ लकड़ी काट रहा हूँ, प्लीज़ यहाँ से हट जाओ, या बच्चे जब तक ना हटें तब तक आप वो काम ना करें। तो समझ गए ना आप 80 को, एक्सीडेंट इन डूइंग इन अ लॉफुल एक्ट। आप सही काम कर रहे हैं, अपनी तरफ से पूरी सुरक्षा रखी है, फिर भी कोई दुर्घटना घट जाती है, आप दोषी नहीं हैं। ठीक, अब आइए सेक्शन 81 नेसेसिटी को भी उसके इलस्ट्रेशन समझते हैं। मान लीजिए एक सिंपल उसमें शिप का है, बट शिप से हम अपने आप को बहुत अच्छे से जोड़ नहीं पाते हैं। हम जोड़ते हैं मान लीजिए एक ट्रक से। एक ट्रक है, हम ट्रक लेके जा रहे हैं, ट्रक के अचानक से ब्रेक फेल हो गए, स्टीयरिंग फेल हो गई। ठीक, ब्रेक भी फेल, स्टीयरिंग भी फेल। आप जा रहे रोड पे, आप ही ट्रक चला रहे हैं, आप देखते हैं कि एक तरफ लोग जा रहे होते हैं, उस गाड़ी में 5-6 लोग बैठे होते हैं, कार होती है इसमें, एक पूरी फैमिली होती है। एक तरफ है एक बाइक वाला सिंगल जा रहा है, आपकी गाड़ी आपके कंट्रोल से बाहर है, वो कहीं ना कहीं तो लगनी है जाके, बट आपके पास हल्का सा ऑप्शन है कि आप उसको डाइवर्ट कर सकते हैं, या तो राइट या लेफ़्ट। अब राइट में अगर आप ले जाते हैं तो एक पूरी फैमिली जा रही है, लेफ़्ट में आप ले जाते हैं तो एक सिंगल मोटरसाइकिल वाला है। तो भैया आप उसमें, कोर्ट ये कहता है कि जो सिंगल वाले की तरफ है ना, आप उस तरफ चले जाने दो गाड़ी को, ताकि 5-6 लोग ना मरें, उससे बेटर है एक मर जाए, मरना तो है ही। तो ये हो गया नेसेसिटी, आवश्यकता भाई। ठीक, 81 सेक्शन। अब आता है 82 सेक्शन। 82 सेक्शन एक लीगल मैक्सिम है, डॉली इन कैपेक्स, मतलब जो 7 साल से छोटे बच्चे हैं उनके हाथों कोई भी क्राइम हो जाए वो कहीं भी लायबल नहीं है। बिकॉज 7 साल से छोटा जो बच्चा होता है वो सोचने समझने की उसके अंदर इतनी शक्ति नहीं होती है, वो या ये कहें कि उसकी मेंटल और कॉग्निटिव जो फैकल्टीज़ हैं वो इतनी मैच्योर नहीं है कि वो समझ पाएँ कि वो एक्चुअल में कर क्या रहे हैं। तो लॉ ने उनको भाई छूट दी है एक तरीके की, 7 साल से छोटे बच्चे से कुछ हो जाता है तो उसको कुछ नहीं। 81 82 हो गया डॉली इन कैपेक्स। 83 आप समझिए, 83 में 7 से 12 साल के बच्चे। 7 से 12 साल के बच्चे में आप देखें कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि एक उम्र तक उतने समझदार नहीं होते हैं, बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार होते हैं। तो उस केस में अगर कोई क्राइम होता है तो कोर्ट ये डिसाइड करेगी कि कोर्ट को क्या करना है, उसमें कोई और डिसाइड नहीं करेगा, कोर्ट ही डिसाइड करेगी। किसी लीगल एक्सपर्ट की राय लेगी, किसी ओपिनियन लेगी एक्सपर्ट का
कि भाई आप बताइए बच्चा सोचने समझने की शक्ति में है कि नहीं, ये समझदारी वाला कुछ है कि नहीं, उस हिसाब से उसका जो क्राइम है पनिशमेंट है उस हिसाब से डिसाइड होगा। ठीक। 84 सेक्शन है पागल आदमी के लिए। सीधी बात समझें कि पागल आदमी अगर पागलपन के आवेश में कुछ भी कर देता है तो वो क्राइम नहीं है। ये पागलपन वो नहीं है, लीगल इंसैनिटी चाहिए, मेंटल इंसैनिटी नहीं। दो तरीके के पागल होते हैं, आपको वो देखना पड़ेगा। तो ये जो है ये लीगल इंसैनिटी के लिए है 84 सेक्शन। 84 सेक्शन में कोर्ट इस बात को रखता है कि भाई लीगल इंसैनिटी होनी चाहिए उस आदमी के अंदर। ठीक। 84। 85 आता है साहब, अगर आपको आपकी बिना मर्जी के कोई आदमी कोई ऐसा नशीला पदार्थ दे देता है, शराब या कुछ भी, जिसके कारण आप नशे में आ जाते हैं अगेंस्ट योर विल, आपकी इच्छा के विपरीत, या विदाउट योर इन्फॉर्मेशन, आपकी जानकारी के छिपा कर, आपको पता ही नहीं है, तो इन दैट केस अगर आपके पास ये होता है तो आपके पास प्रोटेक्शन है सेक्शन 85 का। 86 जो सेक्शन है ये वॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन को भी कवर करता है। कई बार क्या होता है, इनवॉलेंटरी तो हो गया, अब वॉलेंटरी इनवॉलेंटरी में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि कई बार लोग खुद से पी के और फिर ये कहते हैं कि साहब मेरे को होश ही नहीं रहा, मेरे को ज्ञान ही नहीं था। तो 86 में उस नॉलेज को भी कवर किया गया है कि अगर आपने अपने आप से इतना नशा कर लिया है कि आपको होश नहीं है और आप कोर्ट में जाके कहते हैं कि साहब जब ये क्राइम हुआ तो मुझे होश नहीं था, मुझे नॉलेज ही नहीं थी, तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करके चलेगा, ये प्रिजम्पशन मान के चलेगा कि आपको उतना ही होश था जितना आप बिना शराब पिए हुए थे, या एक प्रूडेंट मैन, एक आम आदमी को इतना होश होता है, उतना ही होश माना जाएगा, आपको फ़ायदा नहीं दिया जाएगा कहीं भी जनरल एक्सेप्शन का। 87 सीधे इलस्ट्रेशन से समझें, कुश्ती। भाई मैंने कंसेंट दिया, मैं और मान लीजिए मेरा एक फ्रेंड, दोनों कुश्ती करते हैं, एक दूसरे में कंसेंट देते हैं कि साहब ठीक है हम लड़ेंगे, आपस में एक फ्रेंडली मैच करेंगे। अगर उसमें कोई घटना हो जाती है तो दोषी नहीं है कोई, ये प्रोटेक्शन है उनके पास। कुश्ती समझिए, दो लोग कुश्ती कर रहे हैं, एक आदमी, दोनों ने कंसेंट दिया, हाँ साहब हम दोनों अपने एडल्ट हैं, दोनों 18 साल से ऊपर हैं, हमने अपना कंसेंट दिया, हम लड़ रहे हैं आपस में, कल कुछ हो जाता है तो कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा। ठीक। 88 कंसेंट सर्जन का, आपके पेट में दर्द है, आपकी वाइफ को बेबी होने वाला है, कई सारी सर्जरीज होती हैं जिनमें कई सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो इन दैट केस आपके पास सर्जन है, आपका ऑपरेशन कर रहा है, कहता है साहब परसेंटेज में चांस हैं, 50-50 के चांस हैं, हो सकता है आपका आदमी बचे, हो सकता है आपका आदमी ना बचे। ठीक। दैट केस आपके पास 88 का प्रोटेक्शन है। दिस सेक्शन इज़ स्पेशली फॉर आवर डॉक्टर्स। लॉ के अकॉर्डिंग नहीं है, बट हाँ प्रोटेक्शन अगर बात करें तो 88 की प्रोटेक्शन है डॉक्टर्स के पास, जिसके थ्रू वो कई बार कैसा होता है कि लोग करते हैं ना कि साहब डॉक्टर ने ऐसा कर दिया, इस वजह से ऐसा हो गया, तो डॉक्टर कभी नहीं चाहता कि उसका कोई पेशेंट मरे, बट फिर भी डॉक्टर भगवान नहीं है, कुछ ऐसा हो जाता है, तो इन दैट केस उसके पास 88 का प्रोटेक्शन है। अब साहब आ गया 89 सेक्शन। 89 में बच्चे और इंसेन पर्सन, पागल आदमी, एक छोटा बच्चा है, हाउ डज ही नो कि मुझे किस चीज़ के लिए कंसेंट देना है, किस चीज़ के लिए कंसेंट नहीं देना है। सपोज दैट उसको कोई प्रॉब्लम है, उसको कोई, मान लीजिए उसकी पैर की हड्डी टूटी है, उसका ऑपरेशन होना है, तो वो तो नहीं दे सकता ना अपना कंसेंट, तो उसके बिहाफ पे कौन कंसेंट देगा? उसके गार्जियन, उसके पेरेंट्स, जो भी उसका केयर टेकर है। ऐसे एक पागल आदमी है, अब पागल आदमी को इतना ज्ञान नहीं है कि उसको किस चीज़ के लिए क्या करना है, तो उस केस में उसको कंसेंट कौन देगा? जो भी उसका केयर टेकर होगा, नेक्स्ट फ्रेंड होगा, गार्जियन होगा, जो भी है। ठीक। 90 जो सेक्शन है ये कंसेंट के बारे में करता है कि कंसेंट क्या है। कंसेंट फ्री होना चाहिए, मतलब मेरा चुनाव होना चाहिए, मेरा सिलेक्शन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि फोर्सफुल है। मान लीजिए मैंने आपके सर पे गन लगा दी और आपसे कहा कि नहीं साहब इस चीज़ के लिए आप अपनी सहमति दो, तो वो कंसेंट थोड़ी ना है। आपको कंसेंट फ्री फ्रॉम एनी थ्रेट, फ्री फ्रॉम एनी ऑब्जेक्शन, फ्री होना चाहिए कंसेंट। तो 90 अगर हम कहें तो पूरी आईपीसी में कंसेंट अगर कहीं परिभाषित है तो वो 90 सेक्शन में है। सेक्शन 90 कंसेंट के बारे में बताता है। सेक्शन 91 को भी उसके मतलब उसके इलस्ट्रेशन से समझिए आप। 91 हो गया आपका अबॉर्शन के बारे में। अब जो काम सिरे से ही गलत है
उसका कंसेंट कैसे माना जाएगा? अब मान लीजिए एक फीमेल है, वो प्रेग्नेंट हो गई, अब विदाउट एनी परमिशन फ्रॉम कोर्ट, ठीक है, वो अबॉर्शन कराना चाहती है, मतलब उसकी पेट में जो एक ज़िंदगी है, एक बच्चा है, उसको वो ख़त्म कराना चाहती है। तो इन दैट केस उसने अगर सर्जन को कंसेंट दे भी दिया तो वो कंसेंट नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो काम शुरू से ही गलत है। मान लीजिए आप नशा करते हैं और नशा करने में आपने किसी को कंसेंट दे दिया कि आप साहब मेरे वो इंजेक्शन वाला जो नशा होता है वो मेरे इंजेक्शन में लगा दीजिए, तो दोनों लोग दोषी हो, क्योंकि वो काम ही गलत है। जैसे अबॉर्शन गलत है, ऐसे नशा करना गलत है, तो लॉ में पहले ही पारिभाषित किया गया है कि आपका ये जो वर्क है ना ये बिल्कुल रॉन्ग है। तो इन दैट केस उस कंसेंट का कोई मायने नहीं है। तो कंसेंट 91 में आप समझ गए कि गलत काम अगर कोई है तो उसके लिए कंसेंट का कोई मतलब नहीं है। 92 विदाउट कंसेंट, इसको भी समझे हम अगर एक इलस्ट्रेशन से कि भाई सपोज दैट एक आदमी है जो कि एक डॉक्टर है, वो सर्जन है, वो जा रहा है रास्ते से, अचानक वो देखता है कि एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट में क्या है कि वो जो व्यक्ति है वो घायल है, उसके सर से बहुत खून बह रहा है। अगर उसे जल्दी ही ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, उसको ऑपरेट नहीं किया गया, उसकी सर्जरी नहीं की गई, तो वो ओवर ब्लीडिंग की वजह से वो मर जाएगा। लेकिन ना उसके पास मोबाइल फ़ोन है, ना उसके पास कोई ऐसी जानकारी जिससे किसी और को उसके घर के बुलाया जा सके। तो डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर विदाउट कंसेंट उसको ऑपरेट कर देता है। और सपोज दैट कुछ गलत हो जाता है तो भाई उसके घर वाले कहेंगे कि आपको हमसे पूछना चाहिए था, हमारी परमिशन लेते। तो ये सेक्शन जो बना हुआ है 92 विदाउट कंसेंट के लिए बना कि भाई उसकी भलाई के लिए, गुड फेथ, फॉर हिज ओन बेनिफिट, मैंने ऐसा काम किया इसलिए मैं दोषी नहीं हूँ, मैंने कोई बुरा नहीं किया, मैंने उसे बचाने की कोशिश की, अब नहीं बच पाया वो एक अलग चीज़ है। तो इसका प्रोटेक्शन उसे विदाउट कंसेंट वाले मिल जाता है। ऐसे ही इसके इलस्ट्रेशन में एक में जाएँ जिसमें क्या होता है कि मान लीजिए एक इमारत की 5वीं मंजिल पर आग लगी हुई है, वहाँ से लोग फंसे हुए हैं जीने में, पूरा फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर आग ही आग से हो गया है, लोग नहीं जीने से आ सकते। तो लोग क्या करते हैं, लोग एक दूसरे से मिलके एक ऐसे चादर वगैरह पकड़ लेते हैं और 5वीं मंजिल वाले आदमी से बोलते हैं कि एक काम करो यार, तुम कूद जाओ इसमें, हम तुमको पकड़ लेंगे। बट जैसे ही वो कूदता है, नीचे आता है, तो वो चादर छूट जाती है, बेचारा ज़मीन पे गिर जाता है और मर जाता है। तो क्या उन लोगों की गलती है? नहीं भैया, उनकी कोई गलती नहीं है, ठीक है, वो उसमें सेफ है। ठीक। 93 कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ। ठीक। सपोज दैट, इसको भी आप एक आसान सी भाषा में हम कहानी के द्वारा समझते हैं। एक व्यक्ति है जिसको मान लीजिए हार्ट पेशेंट है, उसको जा रहा था रास्ते से, उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, साथ में उसका बेटा भी है। बेटा मान लीजिए डिजीज़ हो गया, डेथ कर गया बेचारा। डॉक्टर जाता है, डॉक्टर जाके वो उसके बेटे से पूछता है कि भाई बताइए डॉक्टर साहब मेरे बेटे की कैसी तबीयत है। डॉक्टर बोलता है कि साहब आपका बेटा तो नहीं रहा। अब भाई डॉक्टर ने तो उसको जानकारी दी, वो हार्ट पेशेंट था बेचारा, वो मर गया। इन दैट केस डॉक्टर भाई दोषी नहीं है। आप कह सकते हैं कि अब मान लीजिए दोषी इसमें कब हो जाएगा? गुड फेथ जो शब्द है ना, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। मान लीजिए आपको पता है कि साहब वो आदमी जो है उसका एक बाईपास सर्जरी होके आई है, बहुत टेंशन में रहता है, उसका दिल कमज़ोर है, अभी वो किसी सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर भी आप गए साहब, आपने एक झूठी कहानी उसको बोली कि देखिए साहब आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, वो आईसीयू में है, वो ये बात सुन के मर गया, तो उस केस में आप दोषी हो भाई। 93 सीधी सी बात है, गुड फेथ में जो कम्युनिकेशन है उसमें आपके पास इम्यूनिटी है, अदरवाइज आप दोषी हैं। 94 कंपेल्ड बाय थ्रेट्स, कंसेंट कब दिया? इसको भी समझते हैं कि साहब आप दुनिया के सबसे बेहतरीन की मेकर हैं, आप चाबी बना लेते हैं। आप चाबी कोई अगर आपको दे तो आप चाबी बना के ताले को खोल देते हैं। लोगों की चाबी खो जाती है, लोग आपके पास आते हैं, आप उनके घर जाते हैं, चाबी बनाते हैं, उनको चाबी दे देते हैं। ये बात कुछ जो थीव्स होते हैं, चोर डकैत, उनको पता चल जाती है कि भाई ये आदमी जो है ना, ये काम का आदमी है अपने। वो प्लानिंग करते हैं किसी बैंक में रॉबरी करने के लिए, बट बैंक की रॉबरी में जो लॉकर होता है, उस लॉकर जो होता है वो बड़ा हाईटेक होता है। वो उसी चाबी से खुलेगा जिस चाबी से सब वो खुलता है। आप इस आदमी को पकड़ते हैं, उसकी गनपट्टी पे गन लगाते हैं, उससे बोलते हैं कि सुन भाई तुझे ये ताला खोलना है हर हालत में, अगर तूने ये ताला नहीं खोला तो हम तुझे जान से मार देंगे। तो भैया वो आदमी कहता है कि भाई साहब मरता क्या ना करता, तो एक काम किया उसने, जाके ताला वाला खोल दिया। इस केस में भाई ये जो 94 की प्रोडक्शन है ना,
वो उसके पास है कि भैया तुमने अपनी जान बचाने के लिए उस समय क्या करते, तो तुमने जाके उनके गलत काम में उनका साथ दिया। 95 सेक्शन बना है ट्रिफलिंग एक्ट्स। ट्रिफलिंग एक्ट्स मतलब आपने चाटा मार दिया किसी में, ठीक है, छोटी मोटी बात पे लड़ाई, कोई छोटी मोटी बात, सीधे से ऐसे ही समझें इसको एक सिंपल सेट में कि आपस में लड़े, एक चाटा मार दिया, चाटा मार के साहब कुछ बात हो गई उनमें, अब आप पहुंच गए साहब कोर्ट में, तो ये ट्रिफलिंग एक्ट्स में आएगा। अगर ऐसे हर चीज़ के लिए कोर्ट पहुंच जाए, हर चीज़ के लिए क्रिमिनल के मुकदमे इकट्ठे हो जाएं, तो फिर तो मामला बिगड़ जाएगा थोड़ा सा। तो दोस्तों 76 to 95 आज हमने समझा। एक अगले वीडियो में हम 96 to 106 राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस समझेंगे। फिर एक नेक्स्ट वीडियो लाएंगे जिसमें हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसको डिस्कस करेंगे। आज की बात यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।